नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर हैं। दो अहम इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहले मैं अपने इश्यूज़ को अपने मेहमानों के सामने रखता हूं और फिर मेहमानों को पूरा मौका देता हूं कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करें, आवाम तक आगाही दें। चंद सवालात उनके सामने रखूँगा। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, शदीद तरीन बहरान का शिकार है, जहाँ 26वीं आईनी तरमीम अक्टूबर 2024 में मंजूर शुदा मरकज़ी तनाज़ा बन चुका है। इसका ये तरमीम अदलिया की तकर्रियों, बेंचेस की तश्कील और जुडिशल कमीशन में सियासी नुमाइंदों की अक्सरियत को मुतासिर करती है, जिसे अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। अब जबकि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको सुन रही है और ज़्यादातर वकला का ये मुतालबा है कि ये जो आपकी अदालत है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये जो लोग सुन रहे हैं इसके बजाय फुल कोर्ट सुने, और वो भी डिमांड की जा रही है कि 24 जजेस इसमें शामिल हों। एक तो ये इशू है, इस पे बात करेंगे अपने मेहमानों से और आईनी और कानूनी पहलू को सामने रखेंगे। दूसरा जो एक ख़बर है वो ये है कि पंजाब के अंदर बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो अब नए कानून के तहत होंगे। नई कानून साजी हो गई है और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पे होने के लिए होना का ऐलान हुआ है, यानी कानून साजी की गई है। अब ये जो कानून साजी हुई है गैर जमाती बुनियादों पर नए कानून के तहत, क्या ये कानून साजी आइन के आर्टिकल 140 है, कोई और आइन के आर्टिकल से मुतसादिम है? तो हम इस इशू पे भी दूसरे हिस्से में ब्रेक के बाद आएंगे, लेकिन पहले हिस्से में हम आते हैं 26वीं तरमीम और अदलिया बहरान पे। और हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं, मेहमान हैं, उनसे हम तारुफ कराते हैं। हज़रत सिद्दीक़ साहब एडवोकेट हैं, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अमानुल्लाह कुनरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ चारों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आ जाता हूं अमानुल्लाह कुनरानी साहब के साथ, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। 26वीं तरमीम वकला का बहुत शदीद एहतजाज है और बार कौंसल बार एसोसिएशन के हवाले से भी कई ख़बरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो ऑल बार एसोसिएशन या बार कौंसल्स के इजलास में इस पर सख्त आपके इक़दामात की बात की गई है, तहरीक चलाने की बात की गई है। मैं टेक्निकली आता हूँ आपके पास कि आप 26वीं तरमीम को, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देख रही है और जिस पे वकला ये डिमांड कर रहे हैं कि आप नए सुने, क्योंकि इसमें नए जज भी शामिल हैं, आप 24 का एक फुल कोड बनाएं जो इस अहम तरीन आपके 26वीं तरमीम को सुने, जिसके बारे में कई अहम कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर्स के ख़िलाफ़ है। जी अमानुल्लाह कुनरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हम और आप काफ़ी इस पर बात कर चुके हैं, मज़ीद भी होती रहेगी जब तक एक तरमीम मौजूद है। गुजारिश है कि इसमें तो दो राय नहीं है कि इस तरमीम के अपने अंदर तज़ादात हैं। मैं वकला की बात नहीं करूँगा, आप भी वकला की बात न करें। ये 25 करोड़ आवाम का मसला है, क्योंकि ट्राकाटमी ऑफ पावर में पिलर ऑफ स्टेट है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो ये एक तीसरा सतून है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर रियासत का। तो इसको सिर्फ वकीलों का मसला न कहें, इसका ताल्लुक़ जो है पूरे अवाम से है। अवाम के जीने से भी है, अवाम के मरने से भी है, अवाम के सांस लेने से भी है, अवाम की ज़िंदगी से भी है, अवाम के हकूक़ से भी है, अवाम के इंसानी माशरती तमाम हकूक़
अदलिया से मुंसलिक हैं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट गलत कानून साजी करेगा तो अदालत ही उसको देखेगा, अगर एग्जीक्यूटिव कोई जबर करेगा उसको अदलिया देखेगी। तो मैं समझता हूँ अदलिया का रोल जो है बहुत अहम है, जिसको कतई तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, न एग्जीक्यूटिव की तरफ झुकाव हो, न उसका जो है आपके लेजिस्लेटिव की तरफ झुकाव हो। वो जब तक ये चीज़ें अलग अलग नहीं होंगी, वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी नहीं होगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होगा, उस वक्त तक आवाम को इन इदारों पर एतमाद नहीं रहेगा। आवाम जो है मुतमईन नहीं होते पार्लियामेंट से। अवाम तो एग्जीक्यूटिव तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है, पुलिस डंडे उठा के लोगों के पीछे पड़ती है, वो तो आपके लिए कोई हमदर्दी का रवैया नहीं रख सकता है एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है अपनी मर्जी के कानून साजी करती है। मैंने कहा तजाद, मैं आपको तजाद बताता हूँ एक बात पर, चूंकि वकला है सारे बैठे हुए और कंवर दिल शाह साहब हमसे बेहतर वकील हैं, तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखिए क्या विजडम है हमारे पार्लियामेंट का कि ये जो सीनियरिटी का इशू है, मैं सिर्फ मिसाल के लिए कह रहा हूँ, इसके अंदर तो और भी बहुत सारे मसाइल है। ये सीनियरिटी का इशू 2000 अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए शामिल किया गया है, यानी 73 से लेकर 2010 तक हमारे यहाँ सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं था। अल जिहाद ट्रस्ट केस में ज़रूर जिक्र है, PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 324, मगर आइन में नहीं था। अब मुझे उनके विजडम पर मैं पूछना चाहता हूं, वो तमाम पार्टियां जो 2010 में आपके लिए 18वीं तरमीम ला रहे थे, उसको बहुत बड़ा खूबसूरत चेहरा दिखा रहे थे उसका, और रजा रब्बानी साहब तो बहुत ईद मना रहे थे, उसके लिए जश्न भी मनाया जाता है, उन्होंने अपने थूका हुआ माजरत के साथ क्यों चाटा है 26वीं तरमीम में? क्या 15 साल में उनकी अक्ल और दानिश में इतनी कमी आ गई है या इतने ज्यादा बुलंद हो गए? कम से कम उन पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं उनके विजन को क्या हो गया है? 73 के आइन को आपने 18वीं तरमीम के जरिए बदल कर उसको आइन का हिस्सा बना दिया, और आपने 14 साल या 15 साल बाद जो है उसको और तबाह कर दिया कि आपने कहा कि जी नहीं, अब तो सीनियरिटी की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जुडिशरी का आप अगर इस तरह बनाएंगे कि पार्लियामेंटेरियन जब चाहें जो उनको सूट करे ऐसा कानून बनाए, जब सूट न करे दूसरा कानून बनाए, इससे मेलाफाइडी खुद ब खुद नजर आ रहा है। या तो उन पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 18वीं तरमीम पास की थी, या फिर 26वीं तरमीम पास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। दोनों में से कोई एक रास्ता ले, और पार्टियां वही है। अब आपने इन पार्टियों में से चूज करना है मुजरिम कौन है। वकीलों की बात नहीं है, कौम की बात है। ये हर वक्त आते पार्टियां अपनी मर्जी के आइन बनाते हैं और हम पर लागू करते हैं। अदालत हमें समझाती है ये आइन जो है सहीफा आसमानी है। मैं कहता हूँ सहीफा आसमानी नहीं है, मगर इंसानों के लिए, एक ताल्लुक के लिए, रिश्ते के लिए एक बंधन जरूर है। खुदा के लिए हमारे अदालत इस चीज को समझें और देखें कि हमारे विजडम क्या है सियासतदानों का। तो 15 साल के अंदर उनका विजडम बदल जाता है। 73 में कुछ आइन और होता है, 2010 में कुछ और होता है, 2024 में कुछ और होता है। आखिर इसको कौन देखेगा? इन कंट्राडिक्शन को, इन तजादात को कौन देखेगा? फिर आपने सियासतदानों की बात की, इसके अंदर शामिल है, बिल्कुल कतई तौर नहीं होना चाहिए। फिर ये टाकरटूमी ऑफ पावर्स की खिलाफवर्जी है कि आपको 3 मुसल्लस चाहिए, 3 सतून चाहिए, तो एक सतून तो उसके गोद में बैठ गया, दूसरा उसके सर पे बैठ गया, और तीसरे ने डंडा उठाए हुए। तो ये तो सारा एक जैसा माहौल हो गया, इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं हुआ। आपने देखा जुडिशरी में जजेस जो बैठते हैं, 3 जजेस, 4 या 10 जजेस बैठे हों, फासले से बैठते हैं। इसलिए फासले से बैठते हैं ताकि एक दूसरे को कन्विंस ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके। अभी थोड़ा बहुत खुसर फुसर कर लेते हैं, वरना पुराने ज़माने में आप दोनों हमारे जूनियर, मेरे से उम्र में कम है, इल्म में ज़्यादा होंगे, मगर गुजारिश है उनके फासले होते थे बाकायदा, ताकि एक दूसरे को भी इन्फ्लुएंस ना करें। तो इसलिए मैं कहता हूँ इतना जुडिशरी का एक तकद्दुस है वो उसको, बल्कि कई जजों के बारे हमने सुना था वो अखबार भी नहीं पढ़ते थे, कई जजों के बारे में सुना था वो टीवी भी नहीं देखते। जस्टिस कार्निलियस जो है हुकूमत के अफराद से मिलते नहीं थे, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम पार्टी गवर्नमेंट 199 में 184 में हमारे सामने आती है और हमारा मुदाहले बनता है, या 185 में जब भी उनको जिस जुरिस्डिक्शन में अख्तियार है, तो वो कहते हैं हम पार्टी से नहीं मिलेंगे।
मैं सर किरनानी साहब आपसे एक सवाल 30 सेकंड वाला सवाल पूछ रहा हूँ, आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं जाऊँगा अपने दूसरे गेस्ट के बाद। अमानुल्लाह किरनानी साहब, जो डिमांड की जा रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ ये केस ना सुने, 24 फुल कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट के तौर पर सुने और 24 जजेस सुने, इसकी अहमियत है। 30 सेकंड है सर आपका भी ये मुतालबा है क्या? सर बिल्कुल मेरा मुतालबा है। मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट्स को देखना चाहिए ना, हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगते रहे तो हमेशा जो है फुल कोर्ट ही उसको सुनता रहा है मार्शल लॉ के खिलाफ। और आइन के अंदर तरामीम आई हैं, 18वीं तरमीम को भी चैलेंज किया था, और इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ 13वीं या 14वीं तरमीम को भी चैलेंज कर दिया गया था। तो फुल कोर्ट बनाना कोई नई बात नहीं है, हमेशा इसके लिए बनते रहे कोर्ट्स। ये जो आर्गूमेंट्स हो रहा है वो नया आर्गूमेंट नहीं दे रहे, बाहर का आर्गूमेंट नहीं है, अपने अंदर की प्रेसिडेंट्स मौजूद है, अपने प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है, कोई नया कोई मैकेनिज्म नहीं दे रहे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, मैं आ जाता हूं पहले हाफिज एहसान अहमद साहब की तरफ। हाफिज एहसान अहमद साहब, मेरे क्वेश्चंस को ज़रूर, जो भी मेरे मेहमान हैं, मेरे क्वेश्चंस को जो भी बोलें, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब भी ज़रूर दे दीजिएगा। वो ये है कि सर, ये जो 26वीं तरमीम के ऊपर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये जो सुन रहा है, वकला का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेनिफिशरी है 26वीं तरमीम का, तो ये फैसला मेरिट पे नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। एक सवाल। दूसरा, क्या आप भी इस बात पे मुतमईन हैं कि ये जो 26वीं तरमीम आई है, ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर से तसादुम है, उसके ख़िलाफ़ है? दूसरा सवाल। और तीसरा ये कि क्या ये वाकई अदलिया की आज़ादी इसमें गस्प हो गई है और एग्जेक्टिव का रोल आ गया है, मतलब अदलिया ख़त्म हो गई है? ये है 3 सवाल सर। मैं चाहूँगा कि 5-6 मिनट में आप इसका मुझे जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। कुछ चीज़ें जो हैं उनके फैक्ट्स को अगर स्ट्रेट कर दिया जाए तो वो मेरा ख्याल है बड़ा मुनासिब रहेगा। जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो है वो आपने स्टार्ट की है। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी लॉयर्स की है, जो 2 दफ़ा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के इलेक्शन आए हैं, 2024 में भी आया जब 22 अक्टूबर को अमेंडमेंट आई, 28 अक्टूबर को आया, और उसके बाद ये है कि अभी भी इलेक्शन जो आए हैं पिछले 3-4 दिन पहले जो आए हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी के लॉयर्स हैं उन्होंने उस स्टैंस को सपोर्ट दिया है कि जो एक स्टैंस ऑपोजिट था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, इससे एग्जेक्टिव जो है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, वो डिस्टर्ब हुआ है। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसके अंदर एग्जेक्टिव रोल जो है वो बड़ा है। ये वो एक नैरेटिव था जो 22 अक्टूबर की अमेंडमेंट के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है उसे लेके आया गया, और उसको पाकिस्तान की मेजॉरिटी लोग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने 2 दफा इसको रिजेक्ट किया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, सवाए एक पॉलिटिकल पार्टी का जो इस वक्त लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हुए हैं, उनके अलावा किसी ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है वो चैलेंज नहीं किया, चाहे वो ऑपोजिशन वाली साइड्स पे है। और जिस पार्टी ने इसको आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है या उनके लॉयर्स ने चैलेंज किया है, ये सारे वो लोग थे जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस के वक्त जो थे इन सारी निगोशिएशंस के अंदर शामिल थे। और हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, पर्सनल मैं आपकी बात नहीं कर रहा कनानी साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनरल। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो मैं कनानी साहब मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो लॉयर जनरली इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चूंकि एक बेनिफिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और इससे जो है एक क्वेश्चन मुझे भी सुन लेना, मैं आपसे बात, मैंने आपकी बात में नहीं बोला जी, सुन लेना। जी बोले जल्दी बोले। हो सकता है सपोर्ट करो सारे लोग बोले एहसान साहब बोले, एहसान साहब बोले, अमानुल्लाह किरनानी साहब अपने वक्त पे बोले,
मुझे इनको जरा बोलने दे पहले। डॉक्टर साहब, सारे ये Hands up, लोग sir, जो hands थे up. वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस का हिस्सा थे, और ये सारे के सारे जो थे, टिल अमेंडमेंट जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुई, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेशन के अंदर थे, और इन्होंने ये कहा कि इससे बेहतर अमेंडमेंट जो है, जिस तरह का वो ड्राफ्ट बकौल उनके फर्स्ट आया था और उसको जिस बिल्कुल तरह नहीं। फाइट करके लेके आए, इससे बेहतर जो है वो ड्राफ्ट नहीं था, क्योंकि ओरिजिनली बात कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की थी। अब ये है कि जब आपने एक स्टैंस लिया है इस चीज का, जो भी आपके अंदर आया, तो दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट जो है उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो अमेंडमेंट करने की है। जिस चीज को अमेंड किया गया है और जिस चीज पे बात की गई, अभी इन्होंने सीनियरिटी भी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर्स थे हमारे, जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां के ऊपर सीनियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और बावजूद इस चीज के कि इन्होंने अमेंडमेंट लेके आई, जुडिशरी लेके आई, और फिर 2010 के अंदर जो है 18th अमेंडमेंट और फिर 19th अमेंडमेंट आई, उसके बावजूद जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो है उन सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स को बार बार वायलेट किया जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए थे। फिर तीसरा ये है कि अगर हम बात करते हैं कि जी तीनों आपके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या आपकी जो है लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, तो 15-16 साल के अंदर जो पाकिस्तान की जुडिशरी ने एक जुडिशियल ओवररीच किया हुआ था, कि जिसके अंदर उस डोमेन के अंदर का जहां के उनका पावर जो थी इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थी, उसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए, और आपके सामने बहुत सारी जजमेंट आई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे मामलात को रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि हमारा काम आइन की तशरीह है, हमारा काम जो है री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि अगर 2018 के अंदर, 2010 के अंदर 18वीं तरमीम आई, और उसके अंदर हमारा सबका ये था कि जुडिशरी का और पार्लियामेंट का एक रोल होना चाहिए, उसको जब 19वीं आईनी तरमीम से डिस्टर्ब किया गया और कहा कि हमारी इसके अंदर से होनी चाहिए, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट भी जुडिशरी को दें, आप उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी जुडिशरी को दें, और आप उसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है जुडिशरी को दें। दुनिया के सारे मिसाल ले लें जहां पे डेमोक्रेसी है या हमारे हमसाया ममालिक के अंदर है। फिर ये है कि जब ये तीनों चीजें आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे नहीं है, तो दुनिया ने लेटेस्ट जो है आपका केस फिक्सेशन का एक मैकेनिज्म बनाया है। किसी जगह 5 जजेस बैठते हैं, किसी जगह 6 बैठते हैं, किसी जगह वो सारे बैठते हैं। पाकिस्तान की जो जुडिशरी का वो मैकेनिज्म था, उसके अंदर लाइकिंग या डिसलाइकिंग इस लेवल तक आ गई कि 3 बेंच का कौन बने, 5 का कौन बने, 7 का कौन बने, ये फैसला करा था चीफ जस्टिस, और वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर था। उसी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं है। तो प्रिसाइजली डॉक्टर साहब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अमेंडमेंट आई है, इससे ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन कम आई है, ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप ये कहें कि उनकी पावर्स जो है उनको लिमिट के अंदर किया गया, बल्कि एक प्रोसेस को रेगुलेट किया गया है, और वो प्रोसेस जो है वो इन सारों की कॉन्फ्रेंस से आया है, और जितनी देर तक वो प्रोसेस मौजूद है उसको बाईपास करके या सस्पेंड करके जो है आप जो है वो 22 अक्टूबर की नहीं जा सकते। जब नहीं जा सकते तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको आप फुल कोर्ट की डायरेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो है हाफिज एहसान अहमद साहब, मैं इससे पहले अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊं, 15-15 सेकंड का जवाब चाहिए मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सर मेरा पहला जवाब ये है कि अगर मैं किसी शख्स को अपॉइंटमेंट करूं, वो सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन अगर उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर उसी को जज बनाकर उससे ये पूछा जाए कि क्या आपकी अपॉइंटमेंट सही है, तो क्या वो जो आदमी है जिसको अपॉइंट किया गया है वो मेरिट पे फैसला दे सकेगा? एक इसके ऊपर जवाब मुझे 30-15 सेकंड में चाहिए। और दूसरा सर ये कि अगर मैं 19वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करूं या उसको अपोज करूं, तो क्या फिर मेरा राइट है कि मैं 26वीं तरमीम को प्रोटेक्ट करूं? क्योंकि 19वीं तरमीम अगर गलत है और अगर जुडिशरी को पावर ज़्यादा दी गई और वो गलत है, तो फिर 26वीं तरमीम जिसमें एग्जेक्टिव को ज़्यादा पावर दे दी गई वो क्यों नहीं गलत है? 30 सेकंड है, एहसान साहब दोनों का जवाब दे दें। डॉक्टर साहब, नंबर 1 ये है कि जिस की तरफ आपने पहले इशारा किया है वो ये है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जवाब के अंदर जो ये अपॉइंटमेंट्स नहीं है,
ये है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं है, बल्कि एक जो जुरिस्डिक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर जो है आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 191(3)(a) जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये नई अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। और दूसरा सर, जल्दी से दूसरा दूसरा अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब सवाल ये है, दूसरा ये है कि 19वीं तरमीम जो थी उसके अंदर पार्लियामेंट का एक रोल दिया गया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी जजमेंट के अंदर जो है 2012 सर, मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आसान साहब, मैं बड़ी लंबी डिबेट कर सकता हूं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल दोनों ही आप गौर कर गए। मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी बेनिफिशियरी तौर पर अगर किसी जगह अपॉइंट हो, पोस्ट हो, या वो ग्रुप बन जाए, वो अपने खिलाफ फैसला कर सकता है। इसका जवाब मांगा था जो आपने मुझे नहीं दिया। दूसरा जवाब ये है कि जो शख्स 19वीं तरमीम को अपोज करे इस बुनियाद पे कि यहां पर पावर जजेस को ज्यादा थी, तो क्या 26वीं तरमीम पे जो एग्जीक्यूटिव को पावर ज्यादा है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है? हाँ या नहीं में जवाब दे दे सर। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जहां तक आपके पहले सवाल वाली बात है, ये बेनिफिशरी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर आए हैं, लिहाजा ये कहना कि ये उस कॉज का खिलाफ केस नहीं सुन सकते, बिल्कुल लीगली सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरा ये है कि आगे जल्दी से जिन्होंने 26वीं अमेंडमेंट को अपोज किया है, वो अमेंडमेंट जो है अगर उन्होंने अपोज कर दिया तो फिर कौन सी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आएगी? एक को आप बेनिफिशरी कह रहे हैं, बस खत्म बात है आपके आगे। मेरे ठीक है, मेरे दोनों सवाल का आपने जो जवाब दिया लोगों ने सुना, मैंने अपना सवाल कर दिया। अजहर साहब, अब आपकी तरफ आता हूं, आप कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब, आपके साथ प्रोग्राम करने का कम से कम मज़ा आता है कि आप आईनी और कानूनी जंग को सही मानों में रखते हैं। तरमीम की छांव में जजों की तकर्री का खेल, क्या अदलिया की खुद मुख्तारी हो गई मौज़े ख्वाब? बिल्कुल हो गई है ख्वाब। और अदलिया को दिया आज़ादी का चराग, मगर सियासत के खेल हैं, बचा कौन सा राग। 26वीं तरमीम की रोशनी के बावजूद कौम की तकदीर में छुपी हुई है अंधेरा। आज भी आज डॉक्टर साहब बड़ी बातें होती थी जनाब आइन में तरमीम करनी है, हमने क्या करना है, लोगों को दहलीज पे इंसाफ मिलना है जनाब। अल्लाह, जो वक्त चला जाता था ना वो जुडिशल एक्टिविज्म में, वो नहीं होगा। इस 7 जजेस या 8 जजेस ने पिछले इतने अरसे में कितने केस डिसाइड किए हैं, जरा गौर कीजिएगा। और क्या केसों का बोझ खत्म हो गया? ये जो बेवकूफ बनाया था ना पूरी कौम को इन सियासी जमातों ने, और मेरे भाई हैं एहसान साहब, सर बिल्कुल नहीं, हमने कोई साथ नहीं दिया इस 26वीं तरमीम का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, गलत बात है। और ये कसूरवार मौलाना फजलुल, हमने किसका साथ दिया था कि आप इंडिया की तर्ज के ऊपर 27वीं 26 जो तरमीम बनाना चाहते हैं, सीनियरिटी में 7 जजेस ले आए सीनियर मोस्ट। ये पिक एंड चूज का कब से हमने कहा? और किसने कहा कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं था? आर्टिकल 177 पढ़ लेते, जहां लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस कौन होगा, सीनियर मोस्ट जज का लफ्ज था। और इतनी बड़ी जूरिस्प्रूडेंस जो हमारी अदलिया ने तय की, अल जहाद ट्रस्ट, और वहां सारों को सामने रख के रख दिया। अब मुझे ये बताएं, बड़ा इल्जाम आता था कि जनाब बेंच फिक्सिंग, अब क्या है जनाब? अब क्या है? अब डबल बेंच फिक्सिंग है। किस तरीके से हो रहा है हर एक को पता है। यानी अच्छा, और कमाल की बात है, अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट में तो बना दिए आईनी बेंचेस वगैरह, ये हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए? हाई कोर्टों में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है यहां पर आप सोच नहीं सकते हैं। यहां एक आदमी जा नहीं सकता, जुर्माने की बातें हैं। यानी आपने पिछले 3.5 साल के बाद अभी 26 तरमीम के बता रहे हैं, जुल्म ज्यादती इतना हो रहा है, कोई ऐसा नोटिस होना? यहाँ रोजाना बंदे मार रहे हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म। अभी आप क्या कर रहे हैं? इस पार्लियामेंट को जो मर्जी ज्यादा जो मर्जी करे, आप कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, ये आइन ने रखे हुए थे। और गौर कीजिएगा, कहां गए वो 18वीं तरमीम के जो बड़े आर्किटेक्ट थे,
कभी आपने रजा रबानी साहब को सुना है इस पे? कभी फरतुल्लाह बाबर का आपको सुना है, जो 26वीं तरमीम 18वीं तरमीम के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बात करते हुए? 3-4 चीजें बड़ी आपके सामने वजाहत रख दूं मैं आपके सामने। एक तो बड़ी साफ बता दूं आपको, ये जजेस जितने बैठे हैं बेनिफिशरी हैं। आजकल जजों की तनख्वाहें नहीं देखी कितनी बढ़ गई हैं, आपने जरा गौर करें ना। यानी ये सारे ये कॉन्साइड होके क्या कुछ हुआ। फिर एक ग्रुप जो छाया हुआ है यहाँ पर, मुझे भी पता है, एहसान साहब को सबको पता है, करनानी साहब को भी पता है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें भी नजर आ रहा है सारा कुछ क्या हो रहा है। और इन जजेस को बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए कि ये सारे के सारे बेनिफिशरीज हैं। पिक एंड चूज कर सर, पिक एंड चूज करके जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस है, बताए मेरिट क्या है, क्या मेरिट है? मुझे ये मेरा एक सवाल है आपके साथ, क्या मेरिट है? क्या आपने वो जजेस क्यों लेकर आए? एक सवाल है मेरा, क्या कोई टेस्ट लिए थे? यानी आप इमेजिन कर लें, कुछ जजेस को पहले रिजेक्ट किया कि नहीं जाना, चीफ जस्टिस नहीं बनाना, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आया। मैं उनकी किसी जात के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम सबको पता है, अल्लाह को हाजिर नजर जान के सच बयान करना चाहिए। जो आप बिल्कुल मेरिट पे करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरिट कौन सा? फिर दूसरी बात आ जाए, ठीक 26वीं तरमीम ने बेसिकली इन्होंने अदलिया की आजादी तबाही बजाय सब कैसे कर दी है। जो जुडिशल कमीशन है, यानी हमारा, यानी मैं उन लोगों में से था जो मैं पहले, आज हम करनानी साहब इस बात को मानेंगे कि जो पहला प्रोसेस था ना, चीफ जस्टिस वगैरह खुद ही जजेस को मुंतखब करते थे, वो प्रोसेस इतना कमाल था और इतने बड़े बड़े नाम आए, इतने बड़े 18वीं तरमीम के बाद कितने बड़े नाम आए हमारे को पता है। वो काजी फाजिस्ता ने जो तबाही और बर्बादी की हमारे सामने मौजूद है कि 18वीं तरमीम के बाद क्या हाल हुआ, कौन कौन से जजेस आए, मैं वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखिएगा आप क्या कर रहे हैं। आपने एक डॉक्टर साहब आखिरी खत्म करने लगा हूं, आप जरा गौर करें, जुडिशल कमीशन के अंदर कितने लोग बैठे हैं, यानी जजेस अपने, यानी टोटल तादाद उठाकर देख लें, और बाकियों को अच्छा कहते हैं वो एग्जेक्टिव नहीं है। कैसे एग्जेक्टिव नहीं है? अटॉर्नी जनरल क्या है? वकील होना एक अलग बात है, कल बेनिफिशियरी भी है, वो किसी सियासी जमात का नुमाइंदा भी है, फिर वो साथ साथ वजीर कानून कौन है, फिर आपने वहां पर सेनेटर बिठा दिए। मैंने तो अपना सेनेटर अली जफर साहब और बैरिस्टर गौर को कहा था इस्तीफे दे, यहां से क्यों बैठे हुए हैं इनमें, क्यों इन पे बैठे, ये तैनाती का सारे प्रोसेस के अंदर आप इन्वॉल्व है, डोंट निकले यहां से, क्या जरूरत पड़ी है? वैसे तो अपने बोझ के तहत ये गिर चुका है सारा, किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आपने आईनी बेंच पूरी हाई कोर्टों में क्यों नहीं बनाए हैं, जवाब दे इस बात का, क्यों नहीं बनाया। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, कंवर दिलशाद साहब की तरफ आता हूं। कंवर दिलशाद साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने अपने दोस्तों की सारी बहस सुनी है, इसमें सबसे बड़ा नटशल यही है, मुख्तसर अंदाज में बात की जाए, बड़ी ठीक है, अकेडमिक गुफ्तगू बड़ी शानदार है, लेकिन चूंकि अब 26वीं अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, वो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, तो हमारे जो जज तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है, पार्लियामेंट को भी देखना है। पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है, वो आइन का हिस्सा बन गया। अब इसके साथ साथ हमारा ठीक है कि इसमें आप देखें कि हमारे सियासतदार को किरदार देखें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी बड़ी मनतकी बातें हम सुनते रहे, लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा किया इसकी 26वीं अमेंडमेंट की मंजूरी के लिए, बड़े जुनून की हद तक, यानी पागलपन की हद तक, वो थे बिलावल जरदारी। यानी इस कदर उसने अपना जुनून की हद तक इसकी सपोर्ट की कि कभी वो हैदराबाद से ट्रेवल कर रहे हैं, अब रात को हवाई जहाज में बैठ के मौलाना फजल रहमान घर जा रहे हैं कि एग्जाम उसको पास करवाएं आप। तो अब जब बंद किया है तो सब कुछ ठीक है कि इसके अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो है वो आइन और कानून को देखते फैसला करेगी। लेकिन मैं अपने दोस्तों को, मैं ये अपनी जो हमारी इतला है, खबर तो हम नहीं कह सकते, जो हमारी तक इतलात पहुंच रही हैं, वो ये हो रहा है कि इसके साथ साथ 27वीं अमेंडमेंट भी आ रही है। आप 26वीं अमेंडमेंट को भूल जाएंगे। जो 27वीं अमेंडमेंट में सबसे बड़ा फैसला ये हो रहा है कि सूबे बनाने हैं, और उसके लिहाज से आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम की जाएगी। तमाम इख्तियारात मरकज को मिल जाएंगे, वफाक को मिल जाएंगे, सूबाई के जो मैंडेट अब खत्म हो जाएगा आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम करने के बाद। ये एक बड़ी अहम तब्दीली आ रही है 27वीं अमेंडमेंट के साथ। इसी तरह 27वीं अमेंडमेंट में कुछ और बातें भी आएगी जिसके तहत तमाम इख्तियारात जो हैं वो वफाक को मिल जाएंगे, और जो फेडरेशन जो है जो कमजोर आ रही है 18वीं अमेंडमेंट के तहत, इसके अंदर भी तरमीम करने के बाद ये तमाम इख्तियारात जो हैं वो वफाक को चले जाएंगे, और सूबों की इख्तियारात जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे। ये बड़ा एक इसको नीम सदारती सिस्टम सामने आ जाएगा। फिर इसके जो नतायज आएंगे वो बाद में पता चलेगा उसके फायदा कितने उठाना है। लेकिन मसला ये है कि 27वीं अमेंडमेंट भी आ रही है, तो आप 26वीं अमेंडमेंट को भूल जाएंगे आप।
ठीक है, मसला ये है कि इस मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम है, आइन है जो तरमीम हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और फिर ब्रेक के बाद अपने दूसरे इश्यूज़ के ऊपर जो पंजाब के अंदर जमहूरी बुनियादों पर आपके इंतखाब होने जा रहे हैं और वहाँ कानून साजी हो रही है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन और इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास चारों मेहमानों के लिए 5-5 मिनट है। मैं गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करें। वो ये है कि मैं आता हूँ किरमानी साहब की तरफ। किरमानी साहब, अभी जो इत्तला मिली है वो ये है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाब जो है उस पर कानून साजी हुई है और नए कानून के तहत तो कराए जाएंगे और उसके लिए आपके गैर जमाती बुनियादों पर ये इंतखाब होंगे। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये जो पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाब हो रहा है ये कितने जमहूरी होगा। दूसरा ये है कि आइन के 140 से कहते हैं लोग के मुतसादिम हैं, ठीक है, माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात की बात की जाती है। तीसरा ये है कि इस बिल को चैलेंज भी कर दिया गया है। आप कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, आइनी तौर पर तो यही पोजीशन है कि इसका जो थीम है आर्टिकल 140A का वो है ये कि डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स डिवॉल्व, यानी वफाक से सूबों से ज़िलों में जाएंगे। जब सूबे खुद मुख्तारी का मुतालबा करते हैं, आइन में 18वीं तरमीम की बात होती है और अपने मालियात को आपके NFC के अंदर अपने हिस्से की बात करते हैं, आखिर जो आइन ज़िलों को अख्तियार देता है उनका हक उन तक क्यों नहीं पहुंचता, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। मगर हमारे जो सियासी लोग हैं जो सूबे में काबिज हैं वो कतई तौर पर कोई चीज़ नीचे पहुंचनी नहीं देते। ये अफसोसनाक खबर है। बाकी जहाँ तक ये आइन के बिल्कुल खिलाफ वर्जी, आइन में लिखा हुआ पॉलिटिकल डिवोल्यूशन है। लफ्ज़ पॉलिटिकल को फिर आइन से हटा दे पहले, फिर 27वीं तरमीम में ये लिख दे जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे, फिर उसमें पता नहीं क्या कुछ होगा। तो पॉलिटिकल डिवोल्यूशन, मैं तो इसको थोड़ा सियासी तबसरा इस तरह करूँगा, इसके अंदर जो है जनरल ज़ियाउल हक की रूह आ रही है, क्योंकि खुशबू आ रही है या उसकी जो है आवाज़ आ रही है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए उस वक़्त जो है जनरल ज़िया ने गैर जमाती ये बल्दियाती इलेक्शन भी कराए, गैर जमाती सियासी इलेक्शन भी कराए 1985 में। तो उसका नतायज पीपल्स पार्टी नहीं भुगते, मगर कौम ने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। आपने देखा, मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, 88 में तमाम इकदामात को मुस्तरद किया कौम ने और मोहतरमा बेनज़ीर को दोबारा रिवाइव किया। आज तक पीपल्स पार्टी जिंदा है। इसी तरह अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मैं मिसालों से बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जो बदनीयती की मिसालें हैं, उस जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह का जब ये निज़ाम है ना टमक टोयूं का, माजरत के साथ, सिस्टम के साथ मजाक है। ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। अब इस सिस्टम को, बोसीदा सिस्टम को ख़त्म करें, आइन को साफ सुथरा रखें, कौम को मौका दें, आम आदमी अपनी बात भी करे। हमारे मुल्क के शहरी हैं, हम इन पर एतमाद क्यों नहीं करते? 25 करोड़ अवाम गद्दार नहीं है, जान देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान वाले भी मुहब्ब वतन है, KPU वाले भी मुहब्ब वतन है, सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, GB सब हमारे भाई। खुदा के लिए 25 करोड़ अवाम पर एतमाद करें और ये गैर जमाती का शोशा छोड़ दें, आइन कानून के साथ खिलवाड़ छोड़ दें और अवाम पर भरोसा करें। जिस तरह अभी तुर्की में इलेक्शन होते हैं, आपके मुसलमान मुल्कों में अभी देखें बांग्लादेश में इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बजाय इसके कि आप उस इंतज़ार में रहें कि यहाँ पर ऐसा रेवोल्यूशन है, तलबा रेवोल्यूशन लाएँ, कहीं पर मजदूर लाएँ, कहीं पर किसी और जरिए वकला ने एक दफ़ा कोशिश की। तो गुजारिश है इस तरह के इंतज़ार हम क्यों करते, क्यों ना मोहब्बत से बैठे और बैठ कर इन मामलात को हल करें। और अब देखें ना, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इस अमेंडमेंट में? पीपल्स पार्टी को आवाज़ उठाना चाहिए। ये वो इकदाम है जिसकी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। आज पंजाब में कोलिशन गवर्नमेंट है,
पीपल्स पार्टी के गवर्नर बैठा हुआ जो मर्जी है गालियां दे, मेरा हुकूमत में पूरी तरह पीपल्स पार्टी शरीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनका बैठा हुआ है, पूरी तरह बेनिफिशरी है सारे सिस्टम का। और अगर वो आवाज़ नहीं उठाती है तो फिर इसका मतलब मोहतरमा बेनज़ीर की रूह जो है, जिसके ये लोग कुछ खा रहे हैं उसके नाम पर, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगी, वो वहाँ पर रोएगी। हाँ, ज़िया-उल-हक का रूह खुश हो जाएगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह जो है वो दफन हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि एक तारीख थी, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता, ख़त्म हो गई। बहरहाल अब जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी, ये लोग ये कहते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब की तरफ। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जमहूरियत की असास पूरी दुनिया में हम देखते हैं वो लोकल बॉडीज़ है। उसको कहते हैं कि जिस मुल्क में जमहूरियत की बात की जाए और वहाँ बल्दियाती निज़ाम ना हो, गोया वहाँ सियासी निज़ाम जमहूरी है ही नहीं। बहरहाल अब जो पंजाब में जो ये आपके कानून साजी हुई है और अब वो गैर जमाती बुनियादों पे जा रहे हैं इंतखाबात कराने के लिए, कहा जा रहा है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, 140 की खिलाफ वर्जी है। आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि दुनिया भर के अंदर चाहे जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे आपको एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नजर आता है, सबका फंडामेंटली इस चीज पे बिलीव है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है आम आदमी की दहलीज तक चीजों को इंस्टेंट फैसिलिटेशन करने के लिए, और इससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। और उन्होंने सारी पावर जो है वो अपनी डिवॉल्व करके अपनी लोकल काउंसिल्स के अंदर, सिटी गवर्नमेंट्स के अंदर, उसके बाद जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंदर लेके आए। हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी एक लीगल और पॉलिटिकल डायकॉटमी है कि जब ये इक्तदार के अंदर नहीं आते तो ये लोकल गवर्नमेंट्स का एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इक्तदार के अंदर आते हैं तो चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, वो अपने उस जो लोकल गवर्नमेंट का एक मॉडल है, जिस तरह पीपल्स पार्टी का एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का भी एक मॉडल था, वो उससे डिस्टेंस कर जाते हैं। और आर्टिकल 148 के अंदर बावजूद इसके कि सारे इसके सिग्नेटरी हैं, वो सारी की सारी जो पास जो थी 18वीं तरमीम के बाद वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंसेस में गई, लेकिन प्रोविंसेस से जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की तरफ नहीं गई। आप चाहे 2010 का बलूचिस्तान एक्ट देख लें, 2013 का जो है वो आप केपीके का लॉ देख लें, 2013 का जो है वो आपका सिंध का लोकल गवर्नमेंट देख लें, और अभी पंजाब के अंदर आया और उसके नीचे आएंगी। क्योंकि बुनियादी चीज ये है कि हम नहीं चाहते, ना पावर छोड़ना चाहते हैं, ना हम फाइनेंस छोड़ना चाहते हैं, और ना ही हम ये जो है ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, ताकि हमारा अवाम के ऊपर जो है वो एक ऐसा हाथ परमानेंट रहे कि जिससे वो हमारे बेनिफिशरी रहे और हम उनसे वोट लेते रहे। अब इसको ब्रेक जो किया था वो जनरल मुशर्रफ ने किया था जब लोकल गवर्नमेंट 2002 आया, और उसके अंदर एक आया, उसके अंदर से आपके डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन भी बने, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट नाज़म को एम्पावर किया गया, लोकल पुलिस का कॉन्सेप्ट आया, पुलिस ऑर्डर आया, उसके बाद फाइनेंसिस गए, डेवलपमेंट आई। और अगर उन 5-6 साल का आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आई थी, और जितने भी क्रिटिक्स हैं चाहे जनरल मुशर्रफ के, वो सब ये कहते हैं, आज भी कहते हैं कि इससे बेहतर लोकल गवर्नमेंट मॉडल हो नहीं सकता। और यही वो चीज थी कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड थी जो 2009 तक थी, और जो ही ये पॉलिटिकल पार्टी सारी आई, इन्होंने आर्टिकल 140A के होते हुए भी जो है सारी की सारी पास जो है वो रिवर्स की। इन सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके खिलाफ हमारी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हुई हैं कि ये नहीं चाहते कि ये पावर्स जो है वो नीचे ट्रांसफर की जाए। अब पंजाब के अंदर भी ये है कि वैसे तो लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो पार्टी बेस होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये अगेंस्ट द डेमोक्रेसी है कि आप पार्टी बेस पे नहीं जाते। अब बलूचिस्तान के अंदर भी इसी तरह का आपको मैकेनिज्म आएगा, केपीके में भी सारी जगहों पे है। तो बुनियादी चीज डॉक्टर साहब ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि हम प्रोविंस लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा के अंदर बैठ के पाकिस्तान के आम आदमी का मसला हल नहीं कर सकते। हमें जेन्युइनली चाहना चाहिए, और उसमें मैं समझता हूं कि आर्टिकल 140A के अंदर एक अमेंडमेंट आनी चाहिए, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल बना हुआ है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का, इसी तरह एक लोकल गवर्नमेंट का शेड्यूल बनना चाहिए, ताकि फ्रॉम डे वन ये हो कि ये फंक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के, और इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को अल्लाह हाफिज।